गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें अपने 8वां चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम है अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसकी भैया अपने 2 क्लास हो चुकी है। दोनों क्लासों के अंदर अपने क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट जो क्लास थी उसमें अपने पढ़ा था भैया पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण की चिंता देशों को क्यों सता रही है, और 1992 ईस्वी में जो रियो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी अपने फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास जो थी भैया उसमें अपने बात की थी साझी संपदा की। साझी संपदा क्या होती है, साझी संपदा की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, साझी संपदा पर अलग अलग देशों की अलग अलग जिम्मेदारियां किस प्रकार से है, यहाँ तक चर्चा कर ली थी। और आज की जो क्लास है भैया इसमें अपने चर्चा करेंगे दोनों ही टॉपिक जो है काफ़ी मेन है। फर्स्ट टॉपिक है भैया पर्यावरण के मसले पर भारत सरकार का क्या पक्ष रहा है, मतलब पर्यावरण के ऊपर भारत ने अपनी क्या राय दी है, क्या प्रतिक्रिया दी है। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भैया अपने पर्यावरण आंदोलनों के बारे में, ठीक है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले अपना जो एक सिस्टम चल रहा है उसकी अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, इस पंक्ति का संबंध किस रणनीति से है, तो इसका आंसर है भैया बैंड वैगन रणनीति। बैंड वैगन रणनीति, जिसके बारे में मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह से डिटेल से आपको बताया हुआ है। आज का अपना जो क्वेश्चन है भैया वो है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आपको सन बतानी है भैया कि किस वर्ष आसियान की स्थापना हुई थी। इसका आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर अगले वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। ये सिस्टम इसलिए किया है भैया ताकि अपने जो पीछे के टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे क्या हो सके, अपना एक कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए अपना ये सिस्टम चलाया गया है। और जितने भी क्वेश्चन है भैया सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनमें से लिए गए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि मेरे पास में सभी पेपर है भैया, उन सभी जितने पेपर हुए हैं ना अपने अब तक के एनसीईआरटी सिलेबस के, वो सारे पेपर की मेरे पास में भैया बुक है, और उसी में से मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इनको याद करने की कोशिश करें। ओके भैया, अब बात करते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष की। जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के मसले पर, पर्यावरण के मुद्दे के ऊपर भारत की क्या राय रही है। देखो भैया, आप सब जानते हो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि भारत जो है वो पर्यावरण के मसले पर या पर्यावरण के मुद्दे पर सदैव क्या रहा है, पक्षधर रहा है। हमेशा भारत ने पर्यावरण संरक्षण की बात की है। चाहे ब्रिटिश सरकार से देख लो, अपने ब्रिटिश सरकार के समय से भी भैया अपने जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातियां थी, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किए गए थे, पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए गए थे। अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन देख लो भैया, अपने चिपको आंदोलन देख लो, अपने अप्पिको आंदोलन देख लो, अपने सुंदरलाल बहुगुणा गोरा देवी, अपने इधर खेजड़ली वाला आंदोलन देख लो। ऐसे बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित अपने आंदोलन है जो कहां पर हुए हैं, भारत में हुए हैं, और भारत के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। ठीक है, देखो, भारत ने विश्व में होने वाले सभी पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लिया है तथा पर्यावरण संरक्षण पर क्या उठाई है, आवाज उठाई है। आज तक भैया विश्व में जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हो, चाहे वो रियो सम्मेलन हो, चाहे वो यूएनएफसीसी सम्मेलन हो, कोई से भी सम्मेलन हो जिनका संबंध किससे है, पर्यावरण संरक्षण से है, इन सभी सम्मेलनों में भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठाई है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, देखो भैया लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो अपने कब हुआ था, 1997 में हुआ था। क्योटो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भैया यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है, जब यह सम्मेलन हुआ था भैया 1997 ईस्वी में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण करना ही तो था, और ग्रीन हाउस जो गैसें थी उनके उपभोग पर रोक लगानी थी या उनका उपभोग कम करना था। लेकिन भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि उस समय भैया भारत जो है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तो भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है
कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए, तो भैया सम्मेलन तो 1997 में हुआ था, लेकिन भारत जो है इसने हस्ताक्षर कब किए थे, अगस्त 2002 में किए थे। तो ये बात भी यहाँ पर ये दर्शाती है कि भारत क्या रहा है, पर्यावरण संरक्षण का हितैषी रहा है। क्यों? क्योंकि अगर भारत पर्यावरण संरक्षण की चिंता नहीं करता तो यहाँ पर भैया हस्ताक्षर भी नहीं करता, लेकिन भारत ने अगस्त 2002 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था उस पर भी क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करते हैं भैया, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों का निर्माण भी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत ने अपने देश के लिए, अपने जितने भी राज्य है 28 राज्य है, उन 28 राज्यों के लिए भी भैया भारत ने क्या बनाए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं। कौन कौन से कानून है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये सीधा पूरा का पूरा पूछ लेंगे, अगर छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो भैया ये पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित कानून भारत के द्वारा बनाए गए हैं इनके बारे में कई बार अपने पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आता है भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन से कानून बनाए हैं, तो पहला कानून तो क्या बनाया है भैया, भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू कर दी। कौन सी पॉलिसी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। कहने का मतलब है कि भारत ने स्वच्छ जो ईंधन है उस स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अपने सीएनजी गैस है, इस सीएनजी गैसों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। वाहनों में अपने सीएनजी गैस है, आप देखते हो भैया आज बड़ी बड़ी सिटियां जो है उनमें सीएनजी गैस से गाड़ियां चल रही है। जो पुरानी गाड़ियां थी, जो अधिक धुआं देने वाली गाड़ियां थी, जो अधिक शोर शराबा करने वाली गाड़ियां थी, जिनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, उनके ऊपर क्या लगा दी है, भारत ने रोक लगा दी है। तो पहला कार्य तो क्या किया, भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू कर दी। इनको ध्यान रखना है भैया, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, भारत ने 2001 में कौन सा अधिनियम पारित कर दिया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। भारत ने यह कहा कि ऊर्जा का हम जितना खपत कर सके, ऊर्जा की जितनी हम बचत कर सके उतनी हमें क्या करनी है, बचत करनी है। ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। तीसरा भैया, 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। अब यहां पर बात आती है, गुरुजी ये क्या होती है, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है भैया, जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर होता है, देखो भैया पहले तो मैं आपको बता दूं अनवीकरणीय क्या होते हैं। ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात उनको पुनः काम में नहीं लिया जा सकता, मतलब वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपके कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कैसे हो गए भैया, अनवीकरणीय। दूसरे है नवीकरणीय, तो भारत ये कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करो। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी, जिनको हम भैया पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो एक बार समाप्त होने पर पुनः बन जाती है। जैसे सौर ऊर्जा, आज आप घरों में देखते हो भैया सौर ऊर्जा की वो अपने लाइटें लगी होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, अपने पवन ऊर्जा है, अपने बायोगैस है, अपने भूतापीय ऊर्जा है, अपने ज्वारीय ऊर्जा है, ये सारे किसके उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है भैया। तो भारत ये कह रहा है कि हमें किनका उपयोग करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है भैया। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन से कानूनों का निर्माण किया गया, तो ये 3 कानूनों का निर्माण किया गया। इसके बाद में भैया जो भारत है उसने पर्यावरण पर क्या कहा, भारत का मानना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विभिन्न राज्यों का योगदान जो है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, तो उनके उत्तरदायित्व भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। भैया भारत में 28 राज्य है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अपने बात करें भैया दिल्ली की, दिल्ली में अपने आज भी चले जाओ, चाहे दिल्ली में हमेशा पर्यावरण प्रदूषण मिलेगा आपको, वहां की हवा आपको दूषित मिलेगी, एक प्रकार से कोहरा सा छाया रहता है वहां पे, ऐसे लगता है जैसे ओस गिर रही है, ठीक है। आप कई और राज्यों में चले जाओ, जैसे पहाड़ी राज्यों में चले जाओ, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगा, पर्यावरण साफ मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, ठीक है। तो भारत ये कह रहा है कि जिन राज्य ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनकी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिन राज्यों ने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है उनकी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी कम होगी। इस प्रकार का सिस्टम भी भारत ने अपने यहां पर लागू कर रखा है। देशों के अंतर्गत भारत ने क्या कहा, देशों में भी भारत ने कहा है कि जो विकसित देश है वो क्या कर रहे हैं भैया, पर्यावरण संरक्षण
ये सॉरी पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो देश है भैया, एक तो विकसित देश हो गए, एक विकासशील देश हो गए। विकसित देश तो वो हो गए जो हर प्रकार से विकसित है, मतलब जिन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, एक प्रकार से वो हर क्षेत्र में परिपूर्ण है, हर क्षेत्र में एक प्रकार से वो योग्य है, वो तो कौन से हो गए विकसित देश। एक है विकासशील देश भैया, जो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, जैसे भारत है, चीन है, अफ्रीका के देश है, ये क्या कर रहे हैं विकासशील देश ही तो हैं। तो भारत ये कह रहा है कि पर्यावरण को जो नुकसान है ना वो विकासशील देशों की बजाय किसने ज्यादा पहुंचाया है, विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए विकसित देशों की पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। भारत ये कह रहा है कि भैया ये जो विकसित देश है, इन विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उपभोग भी क्या किया है, ज्यादा किया है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी, आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, जैसे मीथेन है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ऐसी गैसें हैं भैया जिनसे वैश्विक तापवर्ती बढ़ती है, और इनका उपयोग किसने किया है, विकसित देशों ने किया है। तो भारत ये कह रहा है कि जिन विकसित देशों ने अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ज़्यादा किया है, उनका पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होनी चाहिए। अब और उनको अब है ना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। ठीक है, भारत की बात कर ले भैया, भारत अपने विकासशील देशों में है, तो भारत की बात करें तो देखो यहां पर कई बार ये आंकड़े पूछ लेते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। भारत ने भैया ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार से किया है, देखो भैया भारत ने 2000 तक कितने टन, 0.9 टन ग्रीन हाउस गैसों का क्या किया है, उत्सर्जन किया है। मतलब विकासशील देशों के मुकाबले कुछ भी नहीं किया भैया, 0.9 टन ओनली। और 2030 तक यह आंकड़ा जो है वो कितना हो जाएगा, 1.6 टन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत जो है वो ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें जो होती है उनका उत्सर्जन क्या कर रहा है, बहुत ही कम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो पर्यावरण के प्रति क्या है, सचेत है। ये हो गया भैया भारत के पर्यावरण के मसले पर पक्ष। अब दूसरा पॉइंट आता है भैया पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। देखो सीधी सी बात, पहला क्वेश्चन तो ये कि गुरुजी पर्यावरण आंदोलन होता क्या है, तो ध्यान रखना भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं भैया, पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। जैसे चिपको आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे अप्पिको आंदोलन, जैसे खेजड़ली आंदोलन, ये सब कैसे आंदोलन है भैया, पर्यावरण आंदोलन है। समझ रहे हो, ये आंदोलन चलाते कौन है, जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, सचेत होते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, जो पर्यावरण के हितैषी होते हैं, या पर्यावरण की जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संगठन है या स्वयंसेवी संगठन है, कोई भी पर्यावरण आंदोलन चला सकता है। लेकिन मेन शर्त क्या है कि वो क्या होने चाहिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पे भैया पर्यावरण आंदोलन क्या होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब ये पर्यावरण आंदोलन है भैया, ये दो प्रकार के होते हैं या दो स्तर पर ये चलाए जा सकते हैं। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, मतलब देश तक ही सीमित होते हैं। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, पूरे विश्व के अंदर होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण आंदोलन जो है वो कितने स्तर पर चलाए जा सकते हैं, दो स्तर पर चलाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब बात करते हैं कि ये आंदोलन जो है भैया, पर्यावरण आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेड़ों की रक्षा करना है। पर्यावरण आंदोलन में आपके खनिज है, अपने पेड़ पौधे हैं, अपने बांध है, कई बातों को लेकर अपने आंदोलन हुए हैं। मतलब ऐसे आंदोलन जिनका संबंध किससे हो, पर्यावरण से हो, वो सभी आंदोलन किस में आ जाएंगे, अपने पर्यावरण आंदोलन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो भैया ये आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर चले हैं। मतलब भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्दे हुए हैं और उन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर पर्यावरण आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे बात करें भैया वनों की कटाई के खिलाफ, अब वनों की कटाई होगी तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। जैसे खनन है, खनन होगा तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। बांधों का निर्माण होगा तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो भैया कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर पर्यावरण आंदोलन चलाए गए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, देखो भैया वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन किन देशों में चलाए गए, मुख्य रूप से
तो अपने जैसे भैया भारत है, चिली है, इंडोनेशिया है, इन देशों में जो पर्यावरण आंदोलन चलाए गए वो किससे संबंधित थे? वनों की कटाई के खिलाफ। वनों की कटाई के खिलाफ अगर अपने भारत की बात करें तो भैया भारत में सबसे पहला जो आंदोलन 1730 ईस्वी में अपने राजस्थान की बात कर ले, सबसे मेन आंदोलन में आता है, और वह कौन सा है? अपने चिपको आंदोलन, जो कहां पर हुआ था? जोधपुर के खेजड़ली में। और आपको पता हो भैया जोधपुर के खेजड़ली गांव में ही एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर बढ़ता है? खेजड़ली में। लगभग 370 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों के चिपक कर अपनी जान दे दी, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया था। अभय सिंह उस समय वहां का क्या था भैया? जोधपुर का शासक था। अमृता देवी विश्नोई, याद होगा अपने विश्नोई समाज भैया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। तो वनों की कटाई के खिलाफ जो आंदोलन है वो कहाँ हुई है? भारत, चिली और इंडोनेशिया में। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, खनन के खिलाफ आंदोलन कहाँ हुए? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध के देश भैया मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया है, जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें अपने कौन से देश आते हैं? मुख्य रूप से विकासशील देश। और इन विकासशील देशों ने भैया अपने उदारीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? अधिक से अधिक खनन किया। अब बात आती है, गुरुजी खनन क्या होता है? खनन किसको कहते हैं भैया? खनिजों को खोदकर निकालने की प्रक्रिया है, वह क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। तीसरा आता है भैया बांधों के खिलाफ आंदोलन कहाँ हुए? तो भैया ध्यान रखना, बांधों के खिलाफ विश्व में अगर पहला आंदोलन कहाँ हुआ है, वो हुआ है भैया ऑस्ट्रेलिया में। 1980 के दशक में भैया भारत में पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बांधों के खिलाफ। और भारत में भी भैया आंदोलन हो चुका है, आपको याद हो नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा नदी है भैया, इस नर्मदा नदी के ऊपर अपने गुजरात, महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अपने एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था सरदार सरोवर बांध। और उस बांध के बनाने से क्या हुआ? वहां पर जो लोग निवास कर रहे थे उन लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। तो उन लोगों ने पुनर्वास की मांग की कि हमें यहां से तो हटा रहे हो, हम यहां पर इस नदी के किनारे क्या कर रहे हैं? कृषि और पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, हमें यहां से आप हटा रहे हो, लेकिन हमें अन्य स्थान दो रहने के लिए, हमें रोजगार के साधन दो। तो सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उन लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वही आंदोलन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप निकालो कॉपी और हेडिंग लगाओ, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। इसमें लिखो भैया पर्यावरण के मसले पर भारत सदैव, लिखो, भारत पर्यावरण का सदैव पक्षधर रहा है। पक्षधर रहा है। भारत ने सदैव विश्व स्तर पर होने वाले, भारत ने सदैव विश्व स्तर पर होने वाले समस्त पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लिया है। समस्त पर्यावरण सम्मेलनों में भाग लिया है। तथा विकासशील देशों के पर्यावरण संबंधी अधिकारों के पक्ष में, तथा विकासशील देशों के पर्यावरण संबंधी अधिकारों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई है। अपनी आवाज़ उठाई है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था, उस पर भी भारत ने अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए। अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए तथा अनुमोदन किया। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानूनों का निर्माण किया है।
कई कानूनों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू करके भारत ने वाहनों के लिए स्वस्तर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। स्वस्तर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। नंबर 2, भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया तथा ऊर्जा के कारगर उपयोग पर विशेष जोर दिया। नंबर 3, भारत ने 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। एक पॉइंट और लिख लो भैया इसमें, नंबर 4 लगा के लिख लो। भारत ने बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया है। ठीक है, फिर आगे लिखो भैया। भारत का मानना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग होता है, तो उन राज्यों के उत्तरदायित्व भी अलग अलग होंगे। विभिन्न देशों के बारे में भारत ने कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में विकसित देशों का योगदान ज़्यादा है, जबकि विकासशील देशों का योगदान कम है। अतः पर्यावरण संरक्षण में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी विकासशील देशों के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उपभोग ज़्यादा किया है। अतः अब ग्रीन हाउस गैसों का उपभोग कम करने की जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए। भारत की बात करें तो भारत ने 2000 तक 0.9 टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, जो 2030 तक 1.6 टन होने की संभावना है। ये हो गया भैया अपने ये टॉपिक। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लो भैया, जो अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन लिखो। पर्यावरण आंदोलन से क्या आशय है? पर्यावरण आंदोलन से क्या आशय है? विश्व में पर्यावरण आंदोलन की विविधता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विश्व में पर्यावरण आंदोलन की विविधता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो लिखो भैया पर्यावरण आंदोलन की परिभाषा क्या होती है, तो लिखो इसमें लिखो भैया पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण के प्रति सचेत, जागरूक, हितैषी व विभिन्न संगठनों के द्वारा जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाए गए, उन्हें ही पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑस्ट्रेलिया का बांध आंदोलन। ठीक है, फिर आगे लिखो भैया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पर्यावरण आंदोलन की विविधता की विशेषताओं को, पर्यावरण आंदोलनों की विविधता की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर नंबर 1 लगाओ, वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन, वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन। इसमें लिखो भैया मेक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में वन आंदोलनों पर बहुत अधिक दबाव है। यहाँ पिछले 3 दशकों से पर्यावरण संबंधी सक्रियता का दौर जारी है। नंबर 2, खनन के खिलाफ। इसमें एक उदाहरण भी लिख लो, जैसे भारत में चिपको आंदोलन। फिर नंबर 2 लगा के लिखो भैया खनन के खिलाफ आंदोलन। इसमें लिखो वर्तमान विश्व में खनिज उद्योग सबसे अधिक शक्तिशाली उद्योगों में से एक है। खनिज उद्योग के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालकर उन्हें परिष्कृत किया जाता है। इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषित होते हैं। इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषित होते हैं और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश होता है। इस प्रकार के आंदोलन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों द्वारा चलाए गए। नंबर 3 हेडिंग लगा के लिखो बांधों के खिलाफ आंदोलन। इसमें लिखो वर्तमान विश्व में बांध विरोधी आंदोलनों को, वर्तमान विश्व में बांध विरोधी आंदोलनों को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। विश्व में सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन 1980 के दशक में 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी पर बन रहे बांध को लेकर चलाया गया। इसके अलावा भारत में भी नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। ओके भैया, तो ये थी अपनी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके भैया, दैट्स ऑल।